आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व जो है सिलिकॉन के समान संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि सिलिकॉन के समान जो वैलेंसी होगी इसमें से किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रयास आपको करना है, अगर आपको समय ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को रोक करके आप समय ले सकते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या करेंगे, उनको सिलिकॉन की क्या है परमाणु क्रमांक मालूम होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके 2, 8, 4 इससे वो उनको वैलेंसी को ज्ञात कर सकते हैं। जब उनको वैलेंसी ज्ञात हो गई तो 4 ऑप्शन में से जिसकी जिसकी संयोजकता 4 होगी उसको सही कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जो कि आसान तरीका होगा, जिसमें वैलेंसी अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप ये पता कर लीजिए कि सिलिकॉन किस ग्रुप में आता है। तो सिलिकॉन आता है कार्बन वाले ग्रुप में, और कार्बन के ग्रुप को मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, काशी, गय, शंकर, पार्वती, इस तरह मैंने आपको याद करने को बताया था। तो सिलिकॉन देखिए इसी ग्रुप में आता है, तो इस ग्रुप के सभी की वैलेंसी सेम होगी। जैसे कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी, सिलिकॉन की भी 4 होगी, चौथे ग्रुप में आ रहे हैं तो सभी की वैलेंसी यहाँ पर 4 होगी। तो आप ये देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में कौन कौन रखे गए हैं। देखिए कार्बन रखा गया है और जर्मेनियम रखा गया है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि ये सारे जो हैं सिलिकॉन के ही ग्रुप में आते हैं। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन। अगर देखिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, इसे दबा दीजिएगा। और यहाँ पर अगर आप नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि प्रकाश हवा से किसी माध्यम ए में प्रवेश करता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है तो माध्यम ए में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है। चलिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है कि अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम लोग n बराबर क्या जानते हैं, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, माध्यम ए में प्रकाश का वेग निकालना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर रखना पड़ेगा निर्वात में प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग तो आपको याद ही करना होता है, क्या होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और माध्यम में प्रकाश का वेग आपको निकालना है, जो कि ए माध्यम दिया गया है तो हम लोग ए लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें ए निकालना है। एन की वैल्यू आपको 1.33 दी गई है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू आप लोग 1.33 रख लीजिए। फिर इसके बाद 3 गुणे 10⁸ और नीचे ए रख लीजिए। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 3 गुणे 10⁸ अपान 1.33। अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आएगी 2.255, इस प्रकार से निकल कर आएगी। तो इसे आप लिख सकते हैं गुणे 10 की पावर यहाँ पर 8 भी होगा। ठीक है, तो अब इसे आप लिख सकते हैं 2.26 लिख लीजिए और गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। तो आपको ये याद रखना है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। तो n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। कोई 2 वैल्यू आपको देगा और 1 वैल्यू आपको निकालना होगा, और निर्वात में प्रकाश का वेग आपको याद करके चलना है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आपको सभी प्रश्न एग्जाम में इसी प्रकार से पढ़ने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, सही को सही कराते हैं, लेकिन प्रश्न में पूछिए आपसे गलत पूछा गया है। आपको मालूम है कि आपके शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 23 के जोड़े में होते हैं, और 23 में भी 22 + x, अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो 22 + y, इस प्रकार से जो लास्ट वाला जोड़ा होता है वो 6 क्रोमोसोम होता है। वो डिसाइड करता है कि मेल होगी या फीमेल होगी फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद। तो ये हमने आपको मेल का बताया कि इस प्रकार से किस रचना होती है, और फीमेल वाले में 22 + x और 22 + x। तो फीमेल में क्या होता है कि लास्ट का जो 6 क्रोमोसोम होता है वो x और x ही होता है, और मेल में x और y होता है। जब ये निषेचन क्रिया होती है तो अगर x और x क्रिया कर ली है तो x से फीमेल होती है, और अगर x और y क्रिया कर ली है तो यहाँ पर मेल उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया होती है। वही चीज़ें आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से, मतलब प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है। गुणसूत्र के अंदर जीन होता है, जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सब कुछ ले जाता है। तो प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते, ये भी सही है। अब ये दूसरा कथन कह रहा है युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, 2 नहीं आते हैं, एक ही आता है।
तो इसमें से गलत आपसे पूछा गया था, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला इन चारों ऑप्शन में से गलत है। चौथा क्वेश्चन है, द्विविस्थापन अपक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं? इन तीनों में से आपको बताना है। ये चार ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं। अवक्षेप बनते हैं, गैस उत्सर्जित होती है, रंग बदल जाता है। तो अब इसमें बताइए तीन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले अगर आपको ना मालूम हुआ करें तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसा कि अगर आपको द्विविस्थापन अपक्रिया के परिणाम नहीं मालूम है तो आप क्या करिए, इसमें ले लीजिए एक अम्ल और एक क्षार ले लीजिए। आप ले लीजिए HCl अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, इनकी क्रिया करा लीजिए। क्रिया कराएंगे इनकी तो NaCl बनेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला इस माइनस के पास चला जाएगा और Cl माइनस वाला इस प्लस के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए Na इस Cl के पास चला गया और OH के पास अगर H जाएगा तो वाटर बन जाएगा H2O। तो दोनों का यहाँ पर विस्थापन हुआ, H का भी हुआ, Cl का भी हुआ, यहाँ पर Na का भी हुआ और OH का भी हुआ। तो 1 2 3 4 से भी कुछ लोग याद रखते हैं, तो इस तरह से भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बात हम लोग समझते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है। पूछना यह चाह रहा है कि क्या अवक्षेप बनता है। बिल्कुल सही बात है। ये NaCl जो है ये PPT के फार्म में होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, जो कि नीचे तली में बैठ जाता है। जो नीचे तली में बैठ जाएगा वो अवक्षेप हो जाता है। तो NaCl या किसी अन्य प्रकार की रिएक्शन होगी तो वहाँ पर अवक्षेप बनता है, PPT बनता है। गैस उत्सर्जित होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। गैस नहीं बनती है, वाटर बनता है या कोई अन्य बन सकता है, लेकिन गैस नहीं होती है। रंग बदल जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर ये अम्ल है, ये क्षार है, इनके अलग अलग रंग हैं, लेकिन NaCl आप जानते हैं नमक का रंग जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, तो कलर चेंज हो जाता है। तो ये दो ही कथन सही है, पहला और तीसरा वाला कथन जो है वो सही होगा। तो यहाँ पर चलिए सही ऑप्शन को देख ही लेते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला और तीसरा, ये चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जहाँ पर पहला और तीसरा मिलेगा ना वो ऑप्शन जो है वो चौथा ऑप्शन है, ये आपको सही करके चलना है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है सलाभों और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने के हेतु नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? नेप्थलीन आप जानते हैं, जैसा कि आप वॉशरूम में प्रयोग करते होंगे, सफ़ेद कलर की गोलियां होती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो कीट होते हैं जैसा कि कीट पतंगे हो गए, जो भी हानिकारक जो होते हैं उनको क्या करती, प्रतिकर्षित करती है, वहाँ पर जमने नहीं देती है। ठीक है, तो नेप्थलीन की गोलियाँ किससे बनती हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन होगा कोल तार से बनती हैं। ठीक है, तो नेप्थलीन की गोलियाँ किससे बनती हैं? कोल तार से। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और आपको जब भी नेप्थलीन गोलियाँ दिखें तो आप लोग ये याद रखिएगा कि ये कोल तार से बनाई गई गोलियाँ हैं। छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक रिबन लेता है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता है, जिससे यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये NCERT के पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, वहाँ पर देखिए पूछा गया है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मैग्नीशियम जो है Mg अगर O2 से क्रिया करता है तो आपको मालूम है कि MgO बनाता है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, तो मैग्नीशियम ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। तो ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, निम्न तालिका में टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी को आप कहाँ रखेंगे? ठीक है, ये दो प्रकार से इस प्रकार से चक्रण बनाए गए हैं। पिछले बार रेलवे में ढेर सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे स्तर के पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर रखा गया है कि रिसाइकिल पुनर्चक्रण और गैर पुनर्चक्रण मतलब नॉन रिसाइकिल। तो आप प्लास्टिक की बाल्टी को, जो टूटी हुई प्लास्टिक की बाल्टी, आप उसे कहाँ पर रखेंगे? देखिए प्लास्टिक जो है वो कई मटेरियल से बनती हैं। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन में दे रहा है कि AACB मतलब इसे पुनर्चक्रण में भी रख सकते हैं और नॉन रिसाइकिल में भी रख सकते हैं। दोनों में रखेंगे, वो मटेरियल पर निर्भर करेगा किस मटेरियल से निकले गए। लेकिन जो भी बाल्टी हैं इसे अगर हम रिसाइकिल करते हैं या फिर नॉन रिसाइकिल वाली हैं, इनका जो ढंग है दहन का वो क्या है, एक असुरक्षित ढंग है। अभी तक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और अभी इसके लगातार काम चल रहा है। तो हम लोग इसे श्रेणी में रखेंगे या तो B या तो D। ठीक है, जो कुछ बाल्टियाँ होंगी उसे हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं
और कुछ जो हैं वो नॉन रिसाइकलेबल भी होती हैं। तो असुरक्षित ढंग से दहन योग्य में बी और डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे हम लोग? फोर्थ वाला ऑप्शन को हम लोग इसमें सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की परावर्तन के संबंध में सही गुणधर्मों का आपको चयन करना है। मतलब अवतल दर्पण में ये क्या कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम लगाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले आप लोग अवतल दर्पण को बना लीजिए। इस प्रकार से हमने अवतल दर्पण को बना लिया। अब ये क्या कह रहा है, प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। दर्पण कोई भी हो, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, वे सारे परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। तो इसमें पूछा गया है सही का हमको चयन करना है ना, तो ए वाला गलत हो गया। ठीक है, तो ये पालन नहीं करता पहले लिख दिया क्योंकि पालन तो करता ही है। दूसरे ऑप्शन में ये लिखा गया है कि अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण, अगर ये पोल है यहाँ पर ओ लिख दें, अगर हम यहाँ पर प्रकाश डालते हैं तो ये लौट करके इस दिशा में आ जाएगा। जिस एंगल से डालेंगे उसी एंगल से इधर निकलेगा। आई बराबर आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण के ध्रुव पर निर्देशित प्रकाश किरण विपरीत दिशा में आपतन पथ को पुनः अनुरेखण रिएक्ट करती है। विपरीत दिशा नहीं है, देखिए एक दिशा तो ये है और एक दिशा ये है। जब दर्पण की बात करेंगे तो विपरीत दिशा इधर वाली होगी, तो इधर नहीं जाता है। जब हम ध्रुव पर डालेंगे तो उसी दिशा में लौटेगा। तो इसलिए ए और दो दोनों गलत हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? तो दूसरा वाला ऑप्शन, इसके दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो गलत लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन में किसके बराबर होगा? गोलीय दर्पण में आपको मालूम है आवर्धन का फार्मूला m बराबर क्या होता है? दो फार्मूले होते हैं। एक तो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, जो कि पहले ऑप्शन में लिख दिया गया है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और होता है, ऊपर प्रतिबिंब को रखना है, नीचे आपको वस्तु की ऊंचाई को रखना है। या तो आप ये लिख सकते हैं v बटे u, इस प्रकार सही हो गया पहला ऑप्शन। और अगर ये नहीं देता तो इसकी जगह में ये देता प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु से दूरी। ठीक है, अभी तो ऊंचाई में सब कुछ दिया है, किसी प्रश्न पत्र में ये भी दे सकता था प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु दूरी, ये भी आवर्धन का ही फार्मूला होता है। तो अभी ऊंचाई से पूछा गया था, तो ऊपर आप लोग को ऊंचाई रखना है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर को नीला कर देगा? ठीक है, मतलब लिटमस पेपर को नीला कर देगा। मैंने आपको लिटमस पेपर के लिए बताया था कि कैसे आपको याद करना है। बीबी मैंने आपको बताया था, बेस जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। बी से बेस हो गया और बी से ब्लू होता है। तो बेस जो है लिटमस पेपर को नीला करेगा। तो बेस इसमें से आप लोग छांट लीजिए। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है यही बेस है और यही नीला करेगा। सही ऑप्शन होगा। नींबू का रस तो एसिडिक होता है ना, जठर रस भी एसिडिक होता है, HCl भी एसिडिक होता है। तो क्षार का ही आपको चयन करना था, क्षार आपने बेस का चयन कर लिया। सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ करके सारे क्वेश्चन करने हैं, अधिकतर क्वेश्चन को आप बना ले जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, विरामावस्था में एक मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है और छोड़ता है? ये आंकड़ा हर जगह समान होगा। 1 मिनट में औसतन, ये विरामावस्था में इसलिए पूछ रहा है कि अगर आप दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, एथलीट हैं, तो आपकी सांस लेने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ज़्यादा आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हमेशा याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? 15 से 18 बार। सी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। 15 से 18 बार सही ऑप्शन होगा। अगर हम दौड़ेंगे तो ये 18 से क्या 40 बार भी जा सकता है, इसलिए इसने विरामावस्था यहाँ पर लगा दिया है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिखिएगा कि सामान्य अवस्था में हार्ट बीट मनुष्य की कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि हृदय की धड़कन 1 मिनट में सामान्य मनुष्य की कितनी होती है, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा होती है। तो बच्चों को आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको आता हो, नहीं तो आप लोग नॉर्मल मनुष्य का बताइएगा। ठीक है, बच्चों में ज़्यादा होती है और एक वयस्क मनुष्य में बराबर होती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 12 वोल्ट की एक बैटरी द्वारा इससे जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर की धारा की पूर्ति की जाती है। तो लैंप में 15 मिनट में आपूर्ति की गई ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको बताना है।
समझने का प्रयास करिए इसमें आप कौन से फार्मूले लगाएंगे। जो भी फार्मूले आपको यहाँ पर बताए जाएं, आप लोग एक कॉपी नोट्स बना लीजिए, उसमें फार्मूलों को नोट करते चलिए। ज़्यादातर आप देखेंगे रेलवे के एग्जाम में वही फार्मूले बार बार रिपीट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, आपको दिया गया है आई दिया गया है, आई बराबर 3 एम्पियर। इसके बाद वोल्टेज दिया गया है 12 वोल्ट का, और समय आपको दिया गया है 15 मिनट का। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसमें ऊर्जा या एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। एनर्जी का फार्मूला होता है VIT। अब V आपको दिया गया 12, I आपको दिया गया है 3, समय दिया गया मिनट में, इसको चेंज कर लेंगे सेकंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 3 36 और 15 छक्का 90। इस प्रकार से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनकर आ जाएगा 9 चौको 36, 9 छक्का 54 और 5 आ गया, 9 त्रिक 27, 27 4 31 1 32। तो यहाँ पर 32,400 जो आएगा वो जूल इसकी एनर्जी निकल कर आ जाएगी। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन। तो आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे, एनर्जी का फार्मूला या ऊर्जा का फार्मूला, तो VIT याद कर लीजिएगा। इससे जो भी दिया होगा कोई एक चीज़ गायब कर देगा तो उसी को आपको यहाँ पर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है, तो X कहाँ पर स्थित होगा। अब आप लोग ये बात याद रखिए कि X यहाँ पर दे दिया गया, तो X तत्व का नाम आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। उसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आखिरी वाले का अगर आप देखेंगे, आखिरी वाले कक्ष में 8 है, मतलब कि ये पूर्ण हो गया। अगर पूर्ण हो गया है तो अक्रिय गैस होगा, और अक्रिय गैस होगा तो 18वें समूह में जाएगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। तो चलिए बात भी कर लेते हैं कि तत्व है कौन सा। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दे दिया तो जोड़ लीजिए, 8 2 10 7 18। 18 की बात करेंगे तो आर्गन है, ये आर्गन का 18 होता है। और आर्गन आपको मालूम है कि अक्रिय गैसों में आता है। अक्रिय गैसों में कौन कौन आती है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान। इस प्रकार से ये सभी जो है वो आपकी अक्रिय गैसों में आती हैं। और इनके आखिरी कक्षक में 8 जरूर होंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी जो होती है 0 होती है, या कहीं कहीं पर 8 भी लिख देगा। तो अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करती हैं, इनका जो कक्ष है वो पूर्ण हो चुका है, इसलिए 18 समूह में रखेंगे इन्हें। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आपको रासायनिक अपक्रिया दी गई है, उसमें आपको XYZ के मान निकालने हैं। और XYZ कहाँ पर लिखा गया है, XYZ, ये मान आपको निकालने हैं। सीधे से देखिए यहाँ पर आपको इधर और उधर दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में वैलेंस करनी है रिएक्शन को। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि समझाने में आपको आसानी हो। यहाँ पर Fe लिख लेते हैं, फिर H2O लिख लीजिए, इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर देखिए Fe जो यहाँ पर 3 है, अगर वैलेंस से करनी है इधर भी तो यहाँ पर आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो X की वैल्यू तो आपने 3 निकाल ली, तो ऑप्शन सही करना हो आप तो यहाँ पर से आप सही करके भाग सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा और भी। अब आपने इसको तो बैलेंस कर लिया Fe को, अब आपको इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि Fe बैलेंस हो गया तो इधर भी इसमें छेड़खानी नहीं करनी। इसमें जो भी चेंज कर सकते हैं आप वो किस में करेंगे, H2O में और H2 में। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है ना, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 8 हो गई हाइड्रोजन और 4 हो जाए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो हो गई लेकिन हाइड्रोजन अभी आपकी बाकी है, 8 हो गई ना, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8। तो यहाँ पर X की वैल्यू आ गई 3, इस रिएक्शन से तुलना करेंगे तो X की वैल्यू 3, Y की वैल्यू आ गई 4 और Z की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है तो 4। तो 3 4 4 वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मैंने आपको बताया कि आप 3 वाले ऑप्शन को सही करके आगे जा सकते थे एग्जाम में। अगर आपको मालूम है कि यही ऑप्शन में 3 दिया गया पहले में तो आप जा सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ के भी चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ प्रतिरोध दिए गए हैं, जैसे कि 0.2 ओम, 0.4 ओम, 0.6 ओम, 0.8 ओम, जो कि लिखा गया कि श्रेणी क्रम में है। और लिखा गया है कि 20 वोल्ट वोल्टेज स्रोत के साथ संयोजित है। तो विद्युत पथ में शक्ति आपको बतानी है, पावर आपको बतानी है। देखिए पावर का फार्मूला क्या होता है, P बराबर होता है V²/R। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R निकालना है। ये सारे प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में हैं तो इन्हें जोड़ लीजिए।
इन्हें जोड़ने के आसान से ट्रिक है कि 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2 ओम बन जाएगा। तो आर की वैल्यू तो हमको मिल गई 2 ओम, शक्ति हमें निकालना है तो पी बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर, मतलब 20 वोल्ट है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 400, और आर अभी आपने निकाला है 2, तो 400/2 करेंगे तो 200 वाट जो आ जाएगी वो सही आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? शक्ति हमेशा वाट में होती है, तो पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर श्रेणी क्रम में लिखा गया है तो डायरेक्ट आप लोग जोड़ लीजिएगा। यहीं पर अगर समांतर में करता तो 1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/8 भी आपको करना पड़ेगा किसी अन्य सेट में अगर देगा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में लिखा गया है तो डायरेक्ट आप इन्हें जोड़ सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे आपको सवाल को पहचानना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित क्रिस्टलीकरण में जल अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, पिछले बार भी हमने साइंस स्पेशल के ढेर सारे सेट कराए थे। जो लोग नए होंगे वो अब नई प्रकार से पढ़िएगा कि किस प्रकार से हम आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, उसका एक आपको आसान सा तरीका बता देते हैं। आज से आप जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और खास करके जल अणुओं की संख्या में। सबसे पहले आप लोग जिप्सम का फार्मूला देख लीजिए। जिप्सम का फार्मूला होता है, जिप्सम का देखिए फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसी से देखिए क्या निकलता है, इसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला निकलता है। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं और इसका 3/4 पानी निकाल दें, 3/4 पानी निकाल देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 × ½ H2O। अंतर समझिएगा, जिप्सम में 2H2O होते हैं, पानी के 2 अणु होते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ H2O होते हैं। तो जल अणुओं की संख्या कितनी होगी, आधी होगी। ठीक है, अब कैसे याद करना है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर आपके हाथ में अगर चढ़ गया तो डॉक्टर क्या कहता है कि भैया पानी से दूर रहिएगा। उसी प्रकार से जिप्सम जो है, जिप्सम में तो ठीक है, लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा तो पानी से कम दूर ही रहना है। तो बिल्कुल से उसके 3/4 जो है पानी निकाल दीजिए, तभी प्लास्टर आपके चढ़ेगा। पानी बिल्कुल से मना ही हो जाता है। जब प्लास्टर आपके कहीं भी शरीर में अंग टूट गया तो प्लास्टर चढ़ेगा, तो पानी बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जिप्सम और POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में यही अंतर है कि इसमें पानी के अणु आधे होते हैं, और कहीं कहीं पर इसे ऐसे लिख देता है, ये 2 को आगे ले आता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 आगे आने का मतलब यही है कि ये पानी के अणु आधे हैं। तो ये भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फार्मूला है। तो दोनों फार्मूले किसी ऑप्शन में लिख सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि आधा पानी का अणु कहाँ गया, तो आधा यही है, यहाँ पर 2 आगे ले आता है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई पर किसका मान दोगुना हो जाता है। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को काफ़ी ढंग से आपको समझना होता है। हिंदी की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, इंग्लिश से जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए प्रतिरोध को यहाँ पर आपको ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है। R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है, जहाँ पर R जो है प्रतिरोध होता है और L जो होता है चालक की लंबाई होती है, और A जो होता है अनुकृष्ट काट का क्षेत्रफल होता है। तो आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध की लंबाई क्या करने पर उसका मान दुगना हो जाएगा। सीधी सीधी बात है, प्रतिरोध जो है डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस पर, लंबाई पर। अगर लंबाई को दुगना करेंगे तो उसका मान जो है दुगना हो जाएगा। तो सही ऑप्शन होगा 2 गुना। जितना वो कह रहा है ना मान दुगना हो जा रहा है, प्रतिरोध की लंबाई 2 गुना करने पर प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। अगर लंबाई 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है फार्मूले में। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। 2 गुना करेंगे तो 2 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के संचालन के लिए मुख्यतः उपयोगी है। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिखा गया मुख्यतः। वैसे तो यहाँ पर जो ऊतक लिखे गए हैं वे सारे उपयोगी हैं, लेकिन मुख्यतः आपसे पूछा गया है तो किनको आप सही करेंगे। मनुष्य के शरीर के संचालन के लिए तंत्रिका ऊतक,
और पेशी ऊतक। तंत्रिका पूरे शरीर का नियंत्रण करेगी और पेशी ऊतक जो हैं वो सभी कार्य को करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो दो ऊतक की अगर बात करेगा तो आपको सही करना है तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है एक प्रकाश किरण जो है वायु माध्यम से जल माध्यम की ओर प्रवेश करती है और जल माध्यम का आपका अपवर्तनांक दे रखा है 1.33, जहाँ पर आपतन कोण x अंश और अपवर्तन कोण जो है y अंश है। तो अनुपात आपको साइन y अपान साइन x का कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग भी करने का प्रयास करिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला माध्यम जो है वायु है, क्योंकि वायु से आ रहा है जल की ओर, तो ऊपर का माध्यम जो होगा विरल माध्यम होगा और नीचे वाला माध्यम जो होगा वो सघन माध्यम है, क्योंकि जल सघन में आता है, ठीक है। तो इसका नियम आप जानते हैं, आपतन कोण जो है इंसिडेंट एंगल यहाँ पर आपको दे ही रखा है कि x अंश है, तो x अंश हो गया। और जब विरल से सघन में कोई भी किरण आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती, मतलब ये अभिलंब हो गया हमारा, तो इसकी ओर ये किरण झुक जाएगी। और यहाँ पर अपवर्तन जो है वो y दिया है, y एंगल यहाँ पर दिया है। और आपको मालूम है कि स्नेल का नियम क्या कहता है, अपवर्तनांक बराबर साइन I अपान साइन R होता है, जहाँ पर I क्या है इंसिडेंट एंगल है और R क्या है रिफ्लेक्ट एंगल है। तो अगर हम इसके अनुसार से देखेंगे तो साइन x अपान साइन y, ठीक है। तो इंसिडेंट जो है हमारा यहाँ पर देखिए वो y में हो रहा है, तो y का अपवर्तनांक होता है 1 और R जो है जल है और जल का अपवर्तनांक होता है 1.3। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से, देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चौथा ऑप्शन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछने का प्रयास किया है लड़कियों को मासिक धर्म या फिर रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस हिसाब से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो ये मासिक धर्म जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, लड़कियों को हर 4-5 घंटे बाद पैड बदलने की आवश्यकता होती है। ये बात बिल्कुल सही है, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लड़कियों को अपने मासिक धर्म या रजोधर्म चक्र का ध्यान रखना चाहिए, उसकी डेट निश्चित होती है, उसकी शुरुआत से ही तैयार हो जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए चिप्स और डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। गलत आपसे पूछा है ना, तो यही गलत होगा। इस पर थोड़ा ध्यान रखा जाए और इस तरह की बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे पोषण जो है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो गलत पूछा था, तो सेवन करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। और सैनिटरी नैपकिन का तैयार करना, घर में तैयार की जाने वाले इस्तेमाल करनी, ये सही है। तो इसमें गलत पूछा था, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये तो पढ़ करके बहुत ही आसानी से आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा कैसी होगी। अब इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, खासकर कुंडली से और आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, इससे कई क्वेश्चन आए हैं। तो जहां पर जितनी आवश्यकता है उसे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। इसमें देखिए कुंडली से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपसे पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर और एक आपसे पूछेगा समांतर होने पर। 2 क्वेश्चन बनेंगे, इनको याद कर लीजिए। अगर पूरी तरह से पढ़ना है तो बहुत से लोग पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं, तो उनको आप लोग यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यह होगा कि जब प्रेरित धारा जो होगी समकोण होने पर अधिकतम होती है, सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपसे समांतर कहेगा तो वहाँ पर न्यूनतम होगी प्रेरित धारा। बस इससे 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। एक आपसे चुंबकीय क्षेत्र के समकोण होने पर प्रेरित धारा कैसी होगी, अधिकतम होगी, और अगर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होने पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। ये 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है, वरना आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा कैसे, कि आपको सबसे पहले फाई का मान निकालना होगा, बी ए साइन थीटा। अब यहाँ पर अगर समकोण है तो साइन थीटा यहाँ पर बी और ए के बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर बी का मान जो आएगा यहाँ पर 180 डिग्री में, फिर फाई जो डिफाइन करेगा वो फोर्स को डिफाइन करेगा, फिर उससे जो है धारा का मान निकल कर आएगा। तो ये पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद ही आपको इस प्रकार से फ्लेक्स निकाल के समझ में आएगा। लेकिन 2 बातें याद रखिएगा, समकोण होगा तो प्रेरित धारा की दिशा अधिकतम होगी और समांतर होगा
तो प्रेरित धारा की दिशा न्यूनतम होगी। इस प्रकार से आप आसानी से काम चला सकते हैं। देखिए हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ही पूछा जा रहा है कि यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। 4 ऑप्शन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए मैक्सवेल तो इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सवेल जो है पकड़ के लिए होता है, खास करके स्क्रू की जगह में जब बात करेंगे और फोर्स के ऊपर की बात करेंगे तो वो तो यहाँ पर मैक्सवेल का नियम तो खत्म हो जाएगा। अब 2 ही बचेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आज आपके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है वो खास करके प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। आज से आप नोट्स बना कहीं पर नोट कर लीजिए। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, प्रेरित धारा की दिशा और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसमें जो है ये क्या करता है, बल की पहचान करने के लिए करता है। जब बल की पहचान करने करेगा तो बाएं हाथ का नियम काम करेगा और दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। और आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से और बन सकता है कि इसमें यह पूछा जाता है मोटर और जनरेटर, इसमें से कौन फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर नियम पे काम करता है और कौन बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। तो जनरेटर जो होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है और मोटर जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए पहले से आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ से बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पत्तियों से पादप के अन्य भागों तक परिवहन कौन करता है। ये तो आपको सबको मालूम है कि जब पत्तियां भोजन बनाती हैं तो भोजन को पूरे पेड़ में फैलाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है। एफ से क्या होता है? यहाँ पर पी लिख दिया गया है, लेकिन अगर आपको याद करना है, फ्लोएम जो है वो फूड पहुँचाने का काम करेगा। और जाइलम आपको याद रखना, जा से जाइलम है तो जा से जल पहुँचाने का काम करेगा जाइलम। जाइलम जो ऊतक होता है वो जड़ से नीचे से पानी पहुंचाने का काम करता है। और अगर खाने की बात करेगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनता है, खाना बनता है, पत्तियों से पादप के अन्य भाग पर फ्लोएम मतलब कि फूड पहुंचाने का काम क्या करेगा? फ्लोएम। जल पहुंचाने का काम जाइलम और फूड पहुंचाने का काम जो होगा वो फ्लोएम करेगा। सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन होगा, पादप जड़ कोशिकाएं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन जड़ कहाँ से प्राप्त करती हैं? जो पादप की जड़ कोशिकाएं होती हैं उनको भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जमीन के अंदर ऑक्सीजन कैसे मिलती है? मृदा कणों के बीच में जो वायु का अवकाश होता है, क्योंकि मृदा पूरी तरह से डेंस नहीं होती है, उसमें जगह जगह पर वायु होती है, तो वहीं पर से जड़ें क्या करती हैं? वायु ग्रहण करती हैं या फिर O2 ग्रहण करती हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? तो दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? ठीक है, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जहां पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आज का 25 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 1-2 क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करेंगे, देखते हैं आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ठीक है, तो द्विपरमाणु कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन जो है N2 बनाता है तो 2 परमाणु से बनकर बना है। क्लोरीन Cl2 बनाता है, ये भी 2 परमाणु से बनेगा। हाइड्रोजन H2 बनाता है, ये भी 2 परमाणु से बनेगा। हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, तो ये तो किसी के साथ क्रिया ही नहीं करेगा, सिंगल रहता है, तो ये द्विपरमाणुक अणु मौजूद नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा इसमें से चौथा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? तो ये हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज थी। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उदासीनीकरण अपक्रिया है? उदासीनीकरण मतलब कि न्यूट्रल रिएक्शन, इसमें से कौन सी है? यहाँ पर 3 आपको अपक्रिया दी गई हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें से बताइए कितनी रिएक्शन आपको उदासीनीकरण अपक्रिया लग रही हैं। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है,
आपको मालूम होगा कि न्यूट्रल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं, जहां पर एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं, उससे क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो वे रिएक्शन जो कहलाती हैं वो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती हैं। तो आप यहाँ पर पहचान लीजिए, क्या एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही कि नहीं। देखिए ये बेस है, NaOH क्या है, क्षार है, ये अम्ल है, तो ये साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये अपक्रिया जो है उदासीनीकरण अपक्रिया है। HNO3 क्या है, अम्ल है, KOH क्षार है, तो ये साल्ट और वाटर बन रहा है। सही ऑप्शन ये भी हो गया। HCl और NaOH, ये तो पहली रिएक्शन का उल्टा ही लिख दिया ना। यहाँ पर देखिए NaOH पहले किया था, अब बाद में कर दिया, HCl बाद में किया था, पहले कर दिया, तो ये तो पहले वाली रिएक्शन ही हो गई। यहाँ पर भी साल्ट और वाटर बन रहा है। तो इसकी तीनों जो रिएक्शन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये लास्ट वाले ऑप्शन की ओर आप जाएंगे तो तीनों रिएक्शन जो हैं वो न्यूट्रल रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अपक्रिया हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं या की जाती है। सबसे पहले आपको मालूम हो चाहिए प्रोपेन किस श्रेणी में आता है, तो एल्केन की श्रेणी में आता है। और एल्केन का फार्मूला कैसे बनता है, CnH2n+2, मतलब अगर C की संख्या 1 होगी तो हाइड्रोजन को डबल से 2 ज़्यादा करना पड़ेगा। तो प्रोपेन में 3 कार्बन के परमाणु होते हैं, तो H कितने हो जाएंगे, तो 2 गुना से 2 ज़्यादा करेंगे, 3 दूना 6, 2 8 हो जाएंगे। अगर हम इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे बनेगा, 3C को सबसे पहले सिंगल सिंगल बांड तो हर जगह होंगे क्योंकि एल्केन श्रेणी का है। एल्केन में डबल बांड होते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बांड होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए C हमारे 3 होंगे तो H 8 होंगे। अब ये कह रहा है कार्बन के जो परमाणु हैं 3, वो कितने हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रखे जाएं तो इसमें से 8 बांड बन रहे हैं, और 8 बांड मतलब कि सभी कार्बन जो हैं वो 8 हाइड्रोजन के साथ में साझेदारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो सही ऑप्शन होगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। जहाँ पर डबल बांड बनता है, जहाँ पर हम बात करें अगर एल्केन की, तो उसका फार्मूला क्या होता है उसको भी आप लोग देख लीजिए, CnH2n होता है। अगर C की संख्या यहाँ पर 2 रखेंगे तो H हमारे 4 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर एल्काइन की बात करेंगे तो CnH2n-2 होता है। अगर C की संख्या यहाँ पर 3 रखेंगे तो 2 गुने से 2 कम, मतलब कि 6 में से 2 घटाएंगे तो वो 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ करके चलना है। तो यहाँ पर आपसे एल्केन ही पूछा गया था। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास का चरण का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, पूरा प्रश्न लास्ट तक पढ़ने का प्रयास करिएगा क्योंकि लास्ट में ही पूरा खेल कर देता है। कहीं कहीं पूछेगा कि है और कहीं पूछेगा नहीं है। तो जब यौन विकास होता है तो काफ़ी चेंजमेंट आते हैं, लड़कियों और लड़कों दोनों में अलग अलग आते हैं। जैसे लड़कों में क्या होता है कि आवाज़ चेंज हो जाती है, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, और दाढ़ी मूछें तो निकल ही आती हैं, वो तो स्वाभाविक सी बात है। इसी प्रकार से पूछ रहा है आपसे कौन सा हिस्सा नहीं है। तो आवाज़ का बदलना ये हिस्सा है, मुहासे आना ये भी हिस्सा है, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता ये भी हिस्सा है। मोटापा जो है ये यौन विकास में नहीं आता। ये तो एक प्रकार का अगर आपके जीन में आ गया है तो आप भी अब मोटे हो सकते हैं, या तो आप फैट ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे मोटे हो सकते हैं, लेकिन ये यौन विकास का एक चरण नहीं है कि आप मोटे हो जाएं। बहुत से लोग तो जीवन भर पतले रहते हैं, तो इसका मतलब क्या, उनका यौन विकास आया नहीं? तो ऐसा नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। मोटापा जो है यौन विकास का एक चरण नहीं है। अगला देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण क्या होगा। सबसे पहले हम लोग उत्तल दर्पण को बना लेते हैं। उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, इधर कलाई पोत दीजिए, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के अनुदिश अगर हम आपतित किरण को डालेंगे, मतलब ऐसे किरण को डालेंगे तो वो वापस लौट करके तो ऐसे ही आ जाएगी। तो कह रहा है आपतन कोण क्या होगा। आपतन कोण तो जैसे हम डाल रहे हैं तो ये 0 डिग्री पर डाल रहे हैं, तो सही ऑप्शन होगा 0 डिग्री। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए हमारे यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी। इसमें आपको उत्तल लेंस देखना पड़ेगा। अभी दर्पण की बात हो रही थी, अब लेंस की बात करनी है। दर्पण में क्या होता है, एक तरफ कलई पुती होती है, लेकिन लेंस दोनों तरफ से गोला होता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग चित्र की ओर चलते हैं। ये पूछ क्या रहा है आपसे, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब की बात कर रहा है।
यहाँ पर अगर आप इस उत्तल दर्पण की ओर चलेंगे और वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब की बात करेंगे तो हमको रखना पड़ेगा, ये देखिए हमारा उत्तल दर्पण है, ये फोकस हो गया और ये 2f मतलब कि ये दूरी अगर x है तो ये दूरी यहाँ पर से टोटल दूरी 2x हो जाएगी। ठीक है, डबल होता है फोकस का, इससे हम लोग वक्रता केंद्र भी कहते हैं, तो C से भी लिख सकते हैं। तो वक्रता केंद्र से अगर हम दूर रखेंगे या फिर 2f से परे रखेंगे तो ये संरचना देखिए, एक किरण जाएगी यहाँ पर फोकस से होते हुए और दूसरी जा रही है यहाँ पर से पोल से होते हुए, तो यहाँ पर f और 2f जो इस साइड का है दाहिनी साइड का, वहाँ पर जाकर प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा ये पूछ रहा है, वास्तविक, क्योंकि अगर इसी साइड बन जाता तो वो आभासी हो जाता, उस साइड बन रहा है तो ये वास्तविक बनेगा। ठीक है, और छोटा बनेगा, अगर हम 2f के पास ले आ जाएंगे तो वो तो बिल्कुल समान बन जाएगा। जब तक 2f के पीछे रखेंगे वस्तु को, ये 2f है ना, इसके पीछे रखेंगे तब तक हमारे जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनेगा। और उल्टा बन रहा है, यहाँ पर हमने सीधी वस्तु रखी थी, अब जाकर इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में लिखा गया है 2f से परे, तो हमको वस्तु को जो है 2f से दूर रखना होगा, परे रखना होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अनंत भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अनंत में भी क्या होता है, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बनता है जिसे आप देख नहीं सकते हैं, तो अनंत इसलिए सही नहीं होगा। बाकियों में तो गलत ही हो जाएंगे क्योंकि उसमें फिर धीरे धीरे बड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा वाला विकल्प जो होगा वो सही होगा। चित्र जो है मेन ये चित्र है, अगर आप उत्तल लेंस के सारे डायग्राम को देखना चाहते हैं, ये देखिए अनंत पर डाल रहे हैं किरण, तो ये फोकस से बनता है जाकर के। अगर हम ये वाला आपसे पूछा गया था, अगर 2f से परे रखते हैं तो ये जाकर f और 2f पर बनेगा जाकर के। इसके बाद यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, 2f पर अगर हम इसे रखते हैं वस्तु को, तो दूसरी तरफ समान आकृति का मतलब उसी के आकार का 2f पर बनेगा जाकर, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगर अब नेक्स्ट चित्र में अगर हम 2f और f के मध्य में रखते हैं तो और बड़ा बनेगा जाकर के। यहाँ पर देखिए इसकी संरचना से काफ़ी बड़ा हो गया। अगली कंडीशन देखिए, यहाँ पर अगर आप रखेंगे, अगर हम इसे f पर ला के रखते हैं तो अब ये जाकर के अनंत में बन रहा है जाकर के। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर हम f के अंदर ले आए, फोकस के अंदर ले आ जाएंगे, तब ये आभासी बनेगा। आभासी जो बनता है वो इसी तरह बनेगा, तो आभासी बनेगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, और बाकी ब्यौरे इस प्रकार से आपको लिखे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर से भी अगर आपको पढ़ना हो, याद करना हो, तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं आप। अनंत पर है, अनंत पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो फोकस से बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। इस प्रकार से पूरी चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे जैसे प्रश्न आएंगे वहाँ पर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए मेन आपको क्या, प्रकाश का चैप्टर तो अच्छे से पढ़ के चलना ही है। और अब की बार जो है अगर हम देखें कि रेलवे एनटीपीसी और का जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, वहाँ पर विद्युत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि पिछला जो 2018 और 19 का एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो वहाँ पर विद्युत चैप्टर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए थे। लेकिन अब की बार जो नया वाला 2022 में आपका एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, उसमें प्रकाश के बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और विद्युत में खास करके कुंडली से क्वेश्चन आ रहे हैं, फैराडे के नियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेंज के नियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वहाँ पर बात करेंगे मैक्सवेल के सिद्धांत से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत डीप पूछने का प्रयास किया है। अब इसे आप लोग समझने का प्रयास करिए, क्या कह रहा है, प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, तो कौन सा कथन सही होगा। तो हम लोग कथन को पढ़ते हैं, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। ठीक है, और आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है, ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही होंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होता है। अभी आपको चित्र दिखाते हैं, वहाँ पर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और क्या कह रहा है, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, और निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। तो चलिए डायग्राम के ऊपर हम लोग चलते हैं। पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको इसमें निर्गत कोण के बारे में काफ़ी चीज़ जानकारी मिलेंगी, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले चित्र को समझ लीजिए, ये वायु यहाँ पर लिखा गया है, ये माध्यम पहले ऊपर वाला वायु है, इसके नीचे कांच आ गया है, फिर नीचे फिर वायु में किरण ये निकल जा रही है। ये आपतित किरण ऊपर से डाली जा रही है, ये अभिलंब है हमारा, ये हमारा इंसिडेंट रे है, मतलब इंसिडेंट एंगल जो बनेगा वो आई है। रिफ्लेक्ट रे जो है वो इस प्रकार से गई है, और रिफ्लेक्ट एंगल आर से डिनोट किया गया है।
फिर इसके बाद कांच से जब बाहर निकल जाएगी तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हट जा रही है और ये निर्गत किरण हो जा रही है। मतलब पहले आपतित किरण है और जब कांच से बाहर निकल गई तो निर्गत किरण हो गई और ये एंगल जो बन गया वो बन गया निर्गत कोण बन गया। समझ गए आप? अब आपको और समझाते हैं। जैसे यहाँ पर से इंसिडेंट रे अंदर आई है तो अब ये देखिए ऊपर वाला माध्यम वायु है तो ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। कांच जो है डेंस होता है ना, तो ये सघन माध्यम हो गया। तो अब किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक गई, जाना चाहिए था उसे ऐसे, लेकिन झुक गई वो अभिलंब की ओर। तो आपसे कह रहा था कि आपतित जो रे है उसका जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल और अपवर्तित एंगल जो है वो छोटा है और आई बड़ा है। आई बड़ा होगा, आर छोटा होगा, क्योंकि आर जो है दब गया। ठीक है, समझ गए आप? तो इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा रिफ्लेक्ट एंगल से, यही पहले वाले ऑप्शन में रखा गया था, तो सही हो गया। दूसरा आपसे ये पूछा गया था कि जब जो किरण है निर्गत किरण, और मतलब निर्गत किरण का जो एंगल बना यहाँ पर वो आउटपुट रे या फिर निर्गत कोण जो बना वो आपतित कोण के बराबर होगा। तो आई बराबर आर होता, क्योंकि जो पहले जैसे किरण गई थी वैसे बाहर निकल गई, तो आई बराबर आर के होगा, यहाँ पर लिखा गया है, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा ये आपसे पूछा गया था कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर हैं क्या? यहाँ पर देख लीजिए, ये किरण ऐसे जा रही है और निर्गत किरण जो है ऐसे जा रही, बढ़ाएंगे अगर आप आगे की ओर, ये दोनों समांतर हो गए, तो तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तो इस प्रकार से आप इस चित्र के माध्यम से काफ़ी जानकारी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बताना है, 4 ऑप्शन है आपके पास, आइंस्टीन, फैराडे, वोल्टा और न्यूटन। सही ऑप्शन होगा माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है उसी को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और फैराडे ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे फैराडे का प्रेरण का नियम भी कहते हैं। कब की थी? 1831। अगर आपको याद हो जाए तो इसे भी आप लोग याद करने का प्रयास कर सकते हैं। आइंस्टीन की बात करेंगे तो आइंस्टीन ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो आइंस्टीन ने प्रकाश का क्वांटम का सिद्धांत दिया और एक फार्मूला भी दिया था, E बराबर mc² जो फार्मूला है ये आइंस्टीन का ही फार्मूला है। वोल्टा ने क्या खोज की है? वोल्टा ने इलेक्ट्रॉनिक सेल या इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की खोज की थी। और न्यूटन के ढेर सारे नियम आप लोग पढ़ते ही हैं, तो सही ऑप्शन इसका दूसरा वाला ऑप्शन होगा। देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है वो उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन को सही ढंग से दर्शाता है। आवर्धन क्या होता है? m जो होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं? प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट, या फिर प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु दूरी जो होती है उनके अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। अब आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण में जो होता है वो प्रतिबिंब की हाइट जो होती है वो छोटी होती है, वस्तु जो होती है अगर बड़ी होगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटा बनता है अधिकतर जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हाइट ऊपर वाली छोटी है तो हमको आवर्धन कैसा मिलेगा? हमें आवर्धन जो है वो 0 से तो बड़ा मिलेगा लेकिन 1 से छोटा मिलेगा। तो कौन से ऑप्शन में लिखा गया है? पहले वाले ऑप्शन में। अगर इसके जगह पर उत्तल दर्पण की जगह पर अवतल दर्पण होता तो उसमें क्या होता है? वो प्रतिबिंब की हाइट जो होती है ज़्यादा होती है और वस्तु की हाइट उसमें कम होती है, तो वहाँ पर हमें m जो है वो ग्रेटर देन मिलेगा। तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, दूसरा ऑप्शन सही होगा, लेकिन अगर उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क यहाँ पर कौन सा है? तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, इसका फार्मूला क्या होता है? इस तरह से पानी के अणु भी इसमें पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा बॉक्साइट है, इसी से एल्युमिनियम निकाला जाता है। ये अयस्क है, इसको जब निष्कर्षण करेंगे तो इसमें से एल्युमिनियम प्राप्त होगा। सिडेराइट किसका है? सिडेराइट जो है वो है आपका फेरस का, उसमें से आपको लोहा प्राप्त होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसमें से? बॉक्साइट इसका सही ऑप्शन है। सिडेराइट देखिए क्या होता है, इससे आपको लोहा प्राप्त होगा। हेमेटाइट भी लोहे का है, इससे भी लोहा निकलेगा। बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का है और मोनेजाइट जो किसका है वो थोरियम का है। तो सबका आपको मालूम चल गया, तो सही ऑप्शन इसका दूसरा वाला होगा। हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया संभव है? तो ये 4 रिएक्शन दी गई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी रिएक्शन जो लिखी गई है वो सही है। ठीक है, जब भी आपसे इस प्रकार से पूछे इसमें से कौन सी रिएक्शन सही है या फिर संभव होगी, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको
सक्रियता श्रेणी को देखना होता है। ठीक है, तो कैसे आप सक्रियता श्रेणी को देखेंगे? तो इस प्रकार से देखिए, एक सक्रियता श्रेणी होती है जहां पर ऊपर के जो तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील होते हैं। जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, ये सभी जो हैं वो अपक्रियाशील हैं ऊपर के तत्व। नीचे की ओर जैसे हम जा रहे हैं तो उनकी घटती हुई अपक्रियताशीलता को दिखाता है। मतलब नीचे वाले तत्व जो हैं वो जल्दी क्रिया नहीं कर पाते, ऊपर वाले जल्दी क्रिया करते हैं। मतलब अगर वो तत्व ऊपर है तो नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, क्योंकि वो ज़्यादा अपक्रियाशील है। जहां पर वो लगा होगा उसको हटा करके अपना स्वयं लगने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जैसे आप हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो कापर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी जल्दी क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें उत्कृष्ट धातुओं में इसलिए रखा गया है। तो समझ गए आप लोग? तो ऊपर वाले जितने होंगे वो क्रियाशील होंगे, नीचे जैसे आप आते चले जा रहे हैं वो सबसे कम अपक्रियाशील हैं। अब आपको इसी प्रकार से रिएक्शन को देखना है। अब यहाँ पर देखिए रिएक्शन कि कैल्शियम यहाँ पर रखा गया है और कापर यहाँ पर रखा गया है। अगर ये इन दोनों की रिएक्शन होती है, अगर कापर ऊपर होगा अपक्रियाशीलता की श्रेणी में, तो कैल्शियम क्या करेगा? कापर को डिस्प्लेस कर देगा, कापर की जगह में स्वयं लग जाएगा और यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, कापर को अलग कर देगा। तो चलिए देखते हैं क्या जो है कैल्शियम ऊपर है कापर से कि नीचे है। यहाँ पर देख लीजिए, कैल्शियम तो ऊपर ही है और कापर कहाँ है? यहाँ पर है। तो कैल्शियम क्या करेगा? कापर को भगा देगा और ये रिएक्शन कर लेगा जा करके। तो पहला वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। और नीचे के 13 ऑप्शन इसलिए गलत हो गए क्योंकि जो फेरस है वो जिंक को बाहर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिंक जो है ऊपर होगा, फेरस नीचे होगा। इसे देख लेते हैं हम लोग, जिंक ऊपर होगा और फेरस नीचे होगा। तो जिंक यहाँ पर देखिए ऊपर है, फेरस नीचे है। तो जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जो है वो जिंक को नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हमारा जो आयरन है वो अकेला बैठा हुआ है, लेकिन उससे शक्तिशाली जिंक यहाँ पर पहले से लगा हुआ है सल्फाइड बना करके, तो वो इसको अलग नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। उसी प्रकार से यहाँ पर लेड जो है वो अब क्रियाशील नहीं होता है, तो वो एल को नहीं हटा पाएगा, रिएक्शन नहीं होगी, ये भी गलत रिएक्शन है। उसी प्रकार से कापर मैंने बताया नीचे की जो भी उत्कृष्ट धातुएं हैं वो जल्दी क्रिया नहीं करती हैं, तो कापर भी मैग्नीशियम को नहीं हटा पाएगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। तो सिर्फ एक ही रिएक्शन होगी, वो कौन सी रिएक्शन होगी? पहली वाली। तो इस प्रकार से आपको ये अपक्रियाशीलता की श्रेणी को याद करना है, आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है लेकिन द्विपरमाणविक अणुओं के रूप में है। और बी तत्व के बारे में दिया गया कि तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद में ये रखा गया है और वो सी समूह में आता है। तो आपको बताना है ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए ए के बारे में ये लिखा गया है कि ये असंगत है, आवर्त सारणी में इसका स्थान जो है गुणों के आधार पर असंगत है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये क्षार धातुओं में आता है। और क्षार धातुएं किस में आती हैं? पहले वाले में, पहले और दूसरे ग्रुप में आती हैं। और एक बात बताया गया कि इसका गुण जो है वो असंगत है, तो आप इसमें अनुमान ये लगा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन हो सकता है, क्योंकि इसका जो है वो गुण जो है वो हैलोजन के समान भी जाकर मिलते हैं। तो इसको पहले और सातवें में जाकर के मेंडलीफ ने रख भी दिया था, तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर ए जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। और अगर ए आपको नहीं समझ में आता है तो आप बी को देखकर समझ लीजिए। बी क्या कह रहा है? बी वह तत्व है जो तीसरे आवर्त में कौन कौन आता है? सोडियम आता है, और सोडियम के बगल वाले की बात कर रहा है। तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद, तो सोडियम के ठीक बाद कौन सा आता है? मैग्नीशियम आता है। और क्या कह रहा है? वो किस समूह में आता है? दूसरे समूह में आता है, तो सी बराबर 2 हो जाएगा। तो ए हाइड्रोजन हो गया, बी मैग्नीशियम हो गया, और सी जो है उस समूह का नाम हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर ए आपको समझ में नहीं आता तो बी को समझ लीजिए, तो बी से आपको फिर ए आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है, किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्रकुंचित रक्त दाब आरोपित किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला देखिए यहाँ पर लिखा गया कि निलय के शिथिलन पर, और दूसरा लिखा गया आलिंद के संकुचन पर, और नेक्स्ट में निलय के संकुचन और आलिंद के शिथिलन। तो किस चरण में जो है रक्तदाब होता है धमनियों में? तो इसका सही ऑप्शन होगा
जब निलय संकुचित होता है तभी वो प्रेशर लगाता है। निलय के संकुचन को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आप लोग पढ़े होंगे ना, तो वो प्रेशर ही होता है। तो सिस्टोलिक होता है निलय की संकुचन में, और निलय के शिथिलन में क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। आपने प्रेशर ही पढ़ा होगा, तो संकुचन में जो होता है ज़्यादा लगता है 120, और डायस्टोलिक में छोड़ देता है। तो 120/80 जो होता है ये रक्तचाप का दाब होता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, संकुचन और शिथिलन। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक में प्रवाहित होती है, तो चालक के सिरों का विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, V बराबर IR लगेगा। क्या क्या दिया गया है आपको, I आपको दिया गया है, मिली एम्पियर को मिली एम्पियर में रखेंगे, और 2 ओम दिया गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे सही भी कर सकते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा आपने फार्मूला यहाँ पर लगाया है, V बराबर IR आपने लगाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है उसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए। और तो बुझा हुआ चूना अगर हम लोग ले लें, CaOH का होल ट्वाइज, अगर हम बुझा हुआ चूना में क्लोरीन अगर मिला देते हैं तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस H2O। तो CaOCl2 जो है यही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो कैसे मिला आपको, क्लोरीन से आपने अपक्रिया कराई ना, किसकी, क्षार की। इसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्लोर क्षार रिएक्शन। क्या कहते हैं, क्लोर क्षार रिएक्शन है। क्लोरीन की क्षार के साथ में जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये आपको प्राप्त होगा। समझ गए आप। तो ब्लीचिंग पाउडर किसके रिएक्शन के साथ में, बुझा हुआ चूने में क्लोरीन डाल देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे ये रिएक्शन। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए, सही ऑप्शन होगा इसका क्लोरीन। इस देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, 2 बल्ब हैं A एंड B, एक 3 वोल्ट स्रोत के साथ में समांतर क्रम में संयुक्त हैं। यदि बल्ब A और B के प्रतिरोधों का अनुपात जो है 1:3 है, तो निश्चित समय में बल्ब A और B द्वारा उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए, कौन से फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए फार्मूला लगेगा, एनर्जी का फार्मूला लगेगा, क्योंकि ऊष्मा आपको निकालना है। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है V² × T/R। ये होता है एनर्जी का फार्मूला। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि समय को तो इसने निश्चित कर दिया है, तो समय निश्चित है। अगर अनुपात की बात करेंगे A और B की, तो समय निश्चित है, तो दोनों तरफ अनुपात में तो कट ही जाएगा, तो समय को हटा दीजिए। और क्या कह रहा है, 3 वोल्ट स्रोत समांतर क्रम में है। आपको मालूम है कि समांतर क्रम में वोल्टेज हर जगह पर समान होता है, चाहे हम प्रतिरोध A की बात करेंगे चाहे प्रतिरोध B की बात करेंगे, तो वोल्टेज भी हमारा स्थिर हो गया। तो ऊपर के दोनों जो हमारे वैल्यू हैं वो कांस्टेंट हो गए, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/R के होगा। और R की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दी गई हैं, 1:3 में, तो इसे R1 कर लीजिए। और अगर हम लोग अनुपात की बात करेंगे, इस प्रकार से आप लोग R2 कर लीजिए, ये अनुपात आएगा। तो अगर हम इसे बात करेंगे 1:3 की है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, सीधे से बात ही रिवर्स हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, E डिपेंड कर रहा है 1/R के, तो जैसा यहाँ पर R दिया गया था उसका आप उल्टा कर दीजिए, तो 3:1 के हो जाएगा। आसान तरीके से आप इसे सही कर सकते हैं। अब देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस जो है उत्पन्न होती है, बताइए। यदि कोयले या पेट्रोलियम को अपर्याप्त ऑक्सीजन, देखिए 2 रिएक्शन होती हैं। यदि कोयले की रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कर दें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये सबको आपको मालूम है। लेकिन इसने क्या लिख दिया, अपर्याप्त ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो तब एक नई गैस बनती है,
तो वहाँ पर O2 नहीं होता, वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपने इसके एग्जाम्पल देखे होंगे कि ठंडियों में लोग क्या करते हैं, अंगीठी को अपने कमरे के अंदर रख लेते हैं और अंदर जला करके सो जाते हैं। बाद में मालूम चला कमरा पूरी तरह से बंद है तो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जब तक बाहर थी, अंगीठी जब आप बाहर रखेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिलती है, तो कार्बन पूरी तरह से जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हानिकारक नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कमरे के अंदर में अंगीठी को लाते हैं तो कमरे में जो गैसेज हैं, ऑक्सीजन की गैस हैं, वो पहले तो अच्छी रहेंगी लेकिन धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। तो अपर्याप्त जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी कार्बन को, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और ये घातक है। आप सांस लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके रक्त में पहुंच जाएगी और आप पड़े पड़े वहीं पर कमरे में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत से आपने एग्जाम्पल देखे होंगे, पेपर में आता होगा कि अंगीठी रखने के कारण जो इतने लोग मर गए और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो ले रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन उन्हें मिल नहीं पा रही है, वो अंदर ही अंदर पूरी क्रिया कर जाती है और पूरा वहाँ पर रक्त को डैमेज कर देती है, शरीर को डैमेज कर देती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन जाता है, जो कि एक हानिकारक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सी बेंजीन अणु का सही संरचना है। बेंजीन, कभी आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है इसका, C6H6 ये होता है बेंजीन का फार्मूला। और इसे अगर हम संरचना के रूप में बनाएंगे तो एक को छोड़ करके 3 बॉन्ड यहाँ पर होते हैं, पहले यहाँ पर होगा, फिर एक छोड़ करके फिर एक हो, इस प्रकार से संरचना होती है, वो बेंजीन की संरचना होती है। तो आसान सा क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा, ये संरचना को देख लीजिए, एक बॉन्ड छोड़ करके बेंजीन की संरचना होगी C6H6 ये कहलाती है। कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। पौधे जो हैं अपशिष्ट, जो उनके पदार्थ होते हैं, भोजन के द्वारा जो चीज़ें ग्रहण करनी होती हैं वो तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उनके पास भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि आपने पपीते में और बबूल में देखा होगा गोंद लगी होती है, तो गोंद क्या है, ये पौधे का एक अपशिष्ट पदार्थ है। रेजिन जो हो गई, और बात करें लेक्टस जो हो गया जिससे रबड़ बनती है, वो भी एक प्रकार से पौधे का अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से आप देखते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर रखे जाते हैं, तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन, पत्तियों में रखती है। पत्तियों में खास करके जब आप देखते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसमें पत्तियां क्या करती हैं, जो अपशिष्ट पानी होता है उसको वाष्पोत्सर्जित कर देती हैं, और किस चीज़ें पत्तियां क्या करती हैं, गिरा भी देती हैं। बाद में जब पत्तियां खराब हो जाती हैं तो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं पत्तियां फिर उनको गिरा देती हैं। तो यहाँ पर पत्तियों में, रसधानियों में और पुराने जाइलम में, अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं भी रखता ना, तो पुराने जाइलम जो है, जो जाइलम नए नए जाइलम से क्या करता है, जल का प्रवेश कराता है जड़ से ऊपर की ओर, और जो पुराना जाइलम होता है उसमें क्या करता है, संग्रहित करता जाता है। तो खास करके कि पुराना जाइलम भी आपको लिखा मिले ना, तो उसे सही कर दीजिएगा। और पत्तियां और रसधानियां तो होती हैं, सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। आपने देखा होगा बरगद, पीपल, नीम इतने बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों पड़ती है। सही ऑप्शन होगा क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। जब पौधा छोटे से बड़ा होता है तब उसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन जब एक स्थिर अवस्था में आ जाता है तब उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है अधिकतर मृत कोशिकाएं हो जाती हैं। उनका काम क्या होता है, वो एक प्रकार से जीवित ऊतक के भांति ही काम करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, पेड़ को एक प्रकार से मजबूती प्रदान करती हैं। रहती मृत अवस्था में उनको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक बात और है कि पौधे जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान गमन नहीं करते हैं। अगर पौधे एक स्थान दूसरे स्थान जाने लगेंगे तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। एक स्थान पर रहते हैं इसलिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती है। उनके पास हृदय नहीं होता है तो पंप करेंगे, पंपिंग में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है हृदय को पंप करने में, तो वहाँ पर ऊर्जा लॉस होती है। तो इन सभी चीज़ें नहीं होने के कारण और मृत कोशिका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता ही नहीं है, तो उतने ऊर्जा में वो काम चला लेता है पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इनमें से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। फिर से एक नहीं है वो वाला क्वेश्चन आ गया है, तो बताइए इसमें से कौन सी नहीं है। अश्व शक्ति तो है, हॉर्स पावर है शक्ति की इकाई। जूल बटे सेकेंड ये भी है।
किलोवाट घंटा लगा दिया ना, आगे घंटा जब लगा देगा ना तो वो शक्ति की इकाई नहीं होगी। किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, तो घंटा लगा देगा तो ये कार्य की हो जाएगी। ठीक है, कार्य करने की दर को तो हम लोग कहते हैं ना शक्ति, तो समय से तो भाग करना ही पड़ेगा। यहां पर देखिए समय से भाग किया है और इसमें समय को बगल में रख दिया तो ये तो कार्य की यूनिट हो गई और वाट होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें से कौन सी नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा किलोवाट घंटा। जब घंटा लगा देगा तो ये हो जाएगी कार्य की। अगर घंटा नहीं लगाता तो किलोवाट जो है शक्ति की यूनिट है, किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, ये सभी जो हैं वो शक्ति की यूनिट हैं, लेकिन जब घंटा लगा देगा तो याद रखिएगा वो कार्य की हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पहचान ये करनी है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। इसमें आपको यहाँ पर 4 चीज़ें दी गई हैं, लिस्मेनिया, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, ये किस तरह से अपना प्रजनन करते हैं। ये सभी तो करते हैं अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक में ये होता है कि उसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, या तो मेल भी कर सकता है और फीमेल अपना अकेले भी दोनों कर सकते हैं, दोनों की आवश्यकता नहीं होती अलैंगिक जनन में। लैंगिक में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक में मेल अलग कर सकता है अपना रिप्रोडक्शन और फीमेल अलग कर सकती है। ठीक है, तो इसमें अब आपको बताना है, अगर आप कोई एक भी जानते होंगे ना, हाइड्रा के बारे में आपने क्या सुना, हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन करता है, तो डी को अगर आप ए से मिला देते हैं ना तो इसमें जो है वो ऑप्शन चौथा जो है वो सही हो जाता। केवल एक ही अगर आप जानते हो ना तो वहाँ पर आप सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन है। और भी आपको जानना है तो यहाँ पर देखिए लिस्मेनिया जो है वो द्विखंडन करता है, मतलब उसका जो पूरा संरचना है वो 2 खंड में विभाजित हो जाती है। ईस्ट क्या करता है, मुकुलन द्वारा करता है। मुकुलन जैसे एक संरचना ये है तो एक छोटा से उभार आएगा, उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ऐसे 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 करके वो पूरा इसी प्रकार की दूसरी संरचना को बना लेता है, तो उसी कहते हैं मुकुलन। समझ गए। इसके बाद यहाँ पर प्लाज्मोडियम लिखा गया है जो कि यहाँ पर बहुखंडन करता है, मतलब उसके जो केंद्रक है लगातार टूटता हुआ चला जाता है, तो बहुत से खंड उसके हो जाते हैं। और हाइड्रा का मैंने आपको बताया कि पुनर्जनन करता है, इसलिए ऑप्शन जो होगा चौथा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में वृत्ताकार कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज होगी। कुंडली से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक कुंडली हम लोग बना लेते हैं, इस प्रकार से गोली गोली कुंडली बना लीजिए, समझने योग्य। इसको क्या कह रहा है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। ये गैल्वेनोमीटर से हमने जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, धारा की माप करना गैल्वेनोमीटर का काम होता है। अब क्या कह रहा है, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, एक चुंबक है, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, ठीक है, इसको अगर हम कुंडली के पास स्थिर रखेंगे ना तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा ये आपको समझना होगा, क्योंकि देखिए फाई बराबर होता है, फ्लक्स बराबर होता है BA cos थीटा, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो BA cos थीटा में यह होता है कि जब तक फाई उत्पन्न नहीं होगा तब तक क्या है, धारा उत्पन्न नहीं होगी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए अगर आप स्थिर रख दिए हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर B की, तो B भी कांस्टेंट होगा और फाई भी कांस्टेंट होगा, तो इसमें धारा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जब भी कुंडली के पास लेकर आएंगे, तो जब भी इसमें हलचल होगी ना, तो ये जो फाई है, फ्लक्स है हमारा, वो भी सेचुरेट करेगा। जब पास लेकर आएंगे तो फ्लक्स बढ़ जाएगा और जब दूर लेकर जाएंगे तो फ्लक्स घट जाएगा। जब पास लेकर आएंगे तो धारा ज़्यादा हो जाएगी और जब दूर लेकर जाएंगे तो धारा कम हो जाएगी, तब गैल्वेनोमीटर में धारा दर्ज होगी। लेकिन अगर आप साथ में रखे रहेंगे तो सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, धारा नहीं बहेगी। ठीक है, इसको पूरे चैप्टर को जो आप पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, जब कुंडली के पास में लाया जाएगा चुंबक या कुंडली से दूर ले जाया जाएगा। लेकिन अगर पास में लाकर सिर्फ रख देंगे तब उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए दोनों नीचे के ऑप्शन जो होंगे दूसरा और तीसरा ही सही होंगे। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उस उदासीनीकरण अपक्रिया के अभिकारक का अनुमान लगाइए जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल हैं। मतलब आपसे अभिकारक पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन पूछ रहा है, राइट हैंड साइड की आपको दे दिया है। लिथियम सल्फेट बना रहा है, तो सल्फेट बना रहा है ना, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो होना चाहिए ना अभिकारक में। सल्फ्यूरिक अम्ल कहाँ पर है, पहले वाले ऑप्शन में है और तीसरे वाले ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है और पहले वाले ऑप्शन में सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अब बात करेंगे कि इनमें दोनों सही कौन सा हो सकता है। इसके लिए आपको रिएक्शन तो करनी ही पड़ेगी।
तो सबसे पहले आप क्या करिए, दूसरा और चौथे को गलत कर दीजिए। दो में से हमको चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, तो H2SO4 की रिएक्शन कराना है लिथियम कार्बोनेट से। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट से हमने रिएक्शन करा दी। इसके बाद तो यहां पर बनेगा क्या, इसको भी देख लेते हैं। यहां पर बनेगा लिथियम सल्फेट तो बनेगा ही बनेगा, और साथ साथ में H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो ये उदासीनीकरण अपक्रिया नहीं होगी, क्योंकि उदासीनीकरण अपक्रिया के लिए साल्ट और वाटर सिर्फ बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनने चाहिए। तो पहला वाला गलत हो गया और तीसरा वाला जो होगा सही हो जाएगा। तो चलिए तीसरे वाले को देख भी लेते हैं कि तीसरा वाला जो है वो क्या लिथियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। तो H2SO4 प्लस यहां पर क्या कर रहा है, लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम क्रिया करा रहे हैं ना, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होगा LiOH, अगर हमने रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा, Li2SO4 प्लस H2O। अब ये बन गया साल्ट और वाटर, तो अब ये उदासीनीकरण अपक्रिया भी हो गई और तीसरा वाला ऑप्शन हमारा यहां पर से सही भी हो गया। ठीक है, तत्वों के रासायनिक गुणों के अध्ययन के लिए मेंडलीव ने किन दो तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो खास करके वो नजर रखकर बनाई गई है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर के। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बेस बनाकर चला था और हाइड्रोजन के दो स्थान कर दिए थे, एक तो पहले वर्ग में रखा गया था और उसको हैलोजन वर्ग में भी रख दिया गया था, मतलब 7वें वर्ग में रख दिया था मेंडलीव ने। कब बनाई थी मेंडलीव ने, 1869 को बनाई थी। और कितने तत्व थे उस समय मेंडलीव की आवर्त सारणी में, 63 तत्वों को लेकर के बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 25 नंबर क्वेश्चन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि उसको ऐसा क्या है उसके अंदर कि उसमें एक विलक्षण गुण है, मतलब एक अलग सा गुण है, उसे कोशिका का ऊर्जा घर माना जाता है। तो माना ही जाता है क्योंकि उसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, उसमें सूक्ष्म जीवों का पाचन होता है, क्योंकि वह कोशिकीय सामग्री का भंडारण है। वैसे देखा जाए तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन विलक्षण की बात करेंगे तो डीएनए उसमें आ जाता है। ठीक है, डीएनए जब आ गया तो वो विलक्षण हो गया, क्योंकि डीएनए जो होता है वो कोशिका के केंद्रक में होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो उसमें राइबोसोम भी आ गया और डीएनए भी आ गया। तो डीएनए आना कोशिकांग के लिए एक विलक्षण है, तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा सही होगा। ठीक है, सही सब कुछ है, लेकिन उसमें डीएनए आ गया, राइबोसोम आ गया, तो उसका गुण अन्य कोशिकांग से अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 25 क्वेश्चन की सीरीज थी। हमने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के खिलाफ खेला था, इसको आपको बताना है। आप लोग बहुत क्रिकेट देखते हैं, लेकिन ये सब फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना है। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है बेंजीन में मौजूद डबल बॉन्ड की संख्या आपको बतानी है, मतलब द्विक आबंध की संख्या आपको बतानी है। बेंजीन जो संरचना होती है उसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। चलिए सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन नीचे आपको दिए गए हैं, 6, 3, 2, 4 ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको बेंजीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। C6H6 जो होता है बेंजीन का फार्मूला होता है। लेकिन अगर संरचना की बात करेंगे तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। ठीक है, यहां पर हर जगह पर कार्बन होता है और कार्बन के साथ में हाइड्रोजन से बॉन्ड होता है। समझ गए आप। तो अगर हम द्विक बांध की बात करेंगे तो एक छोड़ करके, एक यहां पर लगेगा तो दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, हर जगह पर नहीं होते, एक छोड़ करके यहां पर छोड़ दिया गया, एक यहां पर छोड़ दिया गया। तो अगर द्विक बांध या डबल बांध की बात करेंगे तो बेंजीन की संरचना में 3 डबल बांध होते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा दूसरा वाला ऑप्शन। इस प्रकार से आपको करना है इसे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है धात्विक लक्षण या धात्विक गुण जो है उसको आपको आरोही क्रम में बताना है। आरोही मतलब होता है कि छोटे से बड़े क्रम में आपको बताना है।
मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा हो वो लास्ट में होना चाहिए और जिसकी सबसे कम है वो पहले होना चाहिए वो तत्व। अब यहाँ पर देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिसको प्रेडिक्टेबल आती होगी वही इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ तत्वों की चर्चा जो कर रहा है उसमें देखिए यहाँ पर गैलियम है, जर्मेनियम है, कैल्शियम है और स्कैंडियम है, इस प्रकार से ऑप्शन है। और भी बीच बीच में आपको तत्व मिलेंगे। जिंक की बात कर रहा है, कापर की बात कर रहा है, बाकी तत्व घूम घूम करके आ रहे हैं। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले पीरियडिक टेबल के ऊपर ले जाते हैं, वहीं पर से आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारी पीरियडिक टेबल है, इसमें हम तत्वों की बात करेंगे। कौन कौन से तत्वों की ये बात कर रहा है? कैल्शियम की बात कर रहा है, स्कैंडियम की बात कर रहा है, कापर की बात कर रहा है, जिंक की बात कर रहा है, गैलियम की बात कर रहा है और जर्मेनियम की बात कर रहा है और आर्सेनिक की बात कर रहा है। इस प्रकार से ये इतने तत्वों को अपने ऑप्शन में रखा है। तो जब आप लोग आवर्त सारणी पढ़ते होंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये चौथे आवर्त के सारे तत्वों की बात कर रहा है। पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त की बात कर रहा है। तो इसने सारे जो हैं तत्व चौथे आवर्त के लिए हैं। और धात्विक गुण क्या होता है? जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, समझ गए, मतलब कि आवर्त में अगर आप ऐसे बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर तो उनकी धात्विक क्षमता जो होती है वो घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है धात्विक क्षमता। अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं इस प्रकार से तो उनकी धात्विक क्षमता बढ़ती जाती है। तो इसने आपसे वर्ग में ऊपर से नीचे के लिए नहीं पूछा, इसने सिर्फ आपसे पूछा है तत्वों में अगर चर्चा की है तो एक ही आवर्त की ये सारे तत्वों की इसने चर्चा की है। तो जो जितने लेफ्ट में होगा उसकी धात्विक क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। तो कैल्शियम की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद स्कैंडियम की होगी, फिर कापर अगर रखेगा ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इस प्रकार से सबसे कम जिनकी होगी वो आपके गैलियम, जर्मेनियम और आर्सेनिक होंगे और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कैल्शियम और स्कैंडियम की होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर हम अगर देखने का प्रयास करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए कैल्शियम सबसे ज़्यादा है धात्विक क्षमता, उसके बाद स्कैंडियम उससे कम, फिर गैलियम, फिर जर्मेनियम। तो जिस प्रकार से वो लगा हुआ था उसी प्रकार से चर्चा की गई है। बाकी अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर वो क्रम को गड़बड़ कर रहे हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है, आवर्त में आपको लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक क्षमता डिक्रीज होगी और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक क्षमता जो है वो इंक्रीज होगी। इस प्रकार से आपको याद करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन के द्वारा इनमें से किस तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता? बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2022 में आपका एग्जाम संपन्न हुआ था उसके एक ही सेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर इसमें 22 क्वेश्चन मिलेंगे सेट में तो 22 कराए जाएंगे और 25 तक मिलते हैं इसमें क्वेश्चन, 22, 23, 24, 25 इस तरह के कई सेटों में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो एक ही सेट के सारे क्वेश्चन करा रहे हैं और आप लेवल देख सकते हैं कि हाई स्कूल लेवल इसमें मांगा जाता है और इतने बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछने की उम्मीद कर रहा है, आपको आने चाहिए। अब देखिए हम अगर बात करते हैं सिर्फ एक तत्व की ले लेते हैं, हाइड्रोजन और मोनोऑक्साइड को छोड़कर कार्बन की अगर हम सिर्फ बात करें तो ये कह रहा है इनमें से किस तत्व का ऑक्साइड, मतलब अगर हम कापर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड की बात करेंगे तो इन तत्व के ऑक्साइड का अपचयन नहीं किया जा सकता, मतलब कि कार्बन के द्वारा या फिर इन तीनों के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपक्रियाशीलता वाली श्रेणी के ऊपर चलते हैं। पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी इस श्रेणी की। तो यहाँ पर आप इस श्रेणी में देख रहे हैं जो ऊपर जितने तत्व हैं, जैसे हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील तत्व हैं। और जैसे आप नीचे की ओर आएंगी इनकी घटती हुई अपक्रियाशीलता को दर्शाता है। तो ऊपर के जो तत्व होते हैं जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, मान लीजिए इनके जो ऑक्साइड हैं तो वो क्या होते हैं? वो कार्बन के साथ अपचयित नहीं होते हैं। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन के साथ अगर बॉन्ड बना लिया है तो वो ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाए रहते हैं। अगर कार्बन के साथ इनकी क्रिया कराते हैं तो वे कार्बन के साथ क्रिया नहीं करते या कार्बन से अपचयित नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम नीचे की ओर आएंगे, ये जितने तत्व आपको नीचे की ओर दिख रहे हैं हाइड्रोजन के नीचे वाले, जैसे कि कापर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी बहुत ही कम क्रियाशील हैं। अगर कहीं पर इन्होंने ऑक्साइड को बना भी लिया लेकिन अगर कार्बन कहीं पर इनको मिल गया तो भी कार्बन के साथ में अपचयित हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको कापर दिखेगा, फेरस दिखेगा, लेड दिखेगा, वो आपके नीचे वाले तीनों तत्व दिखेंगे। देखिए कापर हो गया, लेड हो गया
और फेरस यहाँ पर देखिए, ये सभी नीचे के तत्व हैं और एक तत्व आपको ऊपर का मिलेगा और वो मिलेगा कैल्शियम। तो सही ऑप्शन होगा कैल्शियम। समझ गए आप? तो कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है वो कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही अभिक्रियाशील है और इसका बॉन्ड काफी मजबूत होता है ऑक्सीजन के साथ में या ऑक्साइड के साथ में। तो समझ गए आप लोग? तो इन तीनों ऊपर वाले के साथ में नहीं होता है, मतलब कि ऊपर वाले के साथ में हो जाता है और कैल्शियम के साथ में अपचयन नहीं होता है। इस प्रकार आपको समझ करके क्वेश्चन को सही करना है। चौथा क्वेश्चन है, कुछ पौधों के तने में एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद असंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? मतलब पौधे इस गोंद का क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा गोंद जो है बबूल में निकलती है या फिर पपीते में निकलती है, जिससे गोंद के लड्डू बनते हैं। चिपचिपा पदार्थ होता है ना गोंद। तो इस गोंद का पौधे क्या उपयोग करते हैं? ये पौधों का किसी उपयोग का नहीं है, ठीक है। पौधे इस प्रकार के अपशिष्ट का उत्पाद करते हैं। उपापचय में जो भी अपशिष्ट निकलता है वो गोंद हो जाता है या फिर रेनिन हो जाता है, लैटेक्स हो जाता है, ये सभी क्या हैं? पौधों के अपशिष्ट हैं। भोजन बनाने के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसे पौधे गोंद के रूप में या फिर लैटेक्स रेनिन के रूप में किसी न किसी प्रकार से अपने रसधानियों में, पत्तियों में, पुराने जाइलम में उन्हें एकत्र करते हैं। तो ये क्या है? ये पौधों के अपशिष्ट हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। समझ गए आप लोग? इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में की भी थी। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान तो वायु मार्ग जो है वो बंद ना हो सके? हमारी श्वास नली का एक पार्ट्स आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन में दिया गया है कि वो सुनिश्चित करता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो वायु है वो अवरुद्ध ना हो सके, हम श्वास अच्छी तरह से ले सकें। तो उस पार्ट्स का नाम है उपास्थि वलय। ये सी आकार की एक संरचना होती है जो कि श्वास नली को लचीलापन प्रदान करती है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसको आपको लगाने का प्रयास करना है। इसमें आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का ए फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 3.5 एफ की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब का रैखिक आवर्धन और व्यास आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं वीडियो को रोक करके एक बार प्रयास कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2022 वाले करा रहे हैं हम आपको, तो इस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आने वाले आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस स्तर तक आपको तैयारी करके चलनी है। तो यहाँ पर देखिए आपसे आवर्धन पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग आवर्धन निकाल लीजिए। आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर v/u होता है। और v क्या है यहाँ पर? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अगर हाइट दी गई है दोनों की तो h1/h2 हो जाता है, मतलब कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट। लेकिन यहाँ पर आपसे सिर्फ चर्चा कर रहा है फोकस की और यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहा है वस्तु की दूरी की, जो कि दोनों फार्मूले दी गई हैं। तो इसका एक फार्मूला और होता है m बराबर, अगर फोकस की बात कर रहा है तो फोकस अब ये फार्मूला होता है, ठीक है। F/F-u, मतलब कि फोकस और वस्तु की दूरी के बीच में आवर्धन का एक फार्मूला और है। तो यहाँ पर फोकस, तो यहाँ पर F ही आपको दिया गया है, तो F रख लीजिए फोकस की जगह पर, और U की जगह पर क्या रखेंगे? जो कि हमारी वस्तु की दूरी कितनी है ध्रुव से? 3.5 F है। आपसे यही फार्मूले की वो उम्मीद कर रहा था। तो F/ क्या आ जाएगा? माइनस का 2.5 F। समझ गए आप? घटाएंगे तो ये आ जाएगा, F से F कट जाएगा। और अगर हम बात करेंगे, अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमको 10 कर लीजिए, नीचे 25 कर लेंगे। और माइनस इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि प्रतिबिंब जो बन रहा है उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो 2/5 जो होगा वो इसका आवर्धन होगा। तो इस हिसाब से पहला वाले ऑप्शन को आप सही करके निकल सकते थे, लेकिन अभी आपको व्यास भी ज्ञात करना है। तो आपने आवर्धन तो निकाल लिया 2/5, माइनस जो है वो उल्टा दर्शाएगा कि हमने वस्तु को ऐसे रखा था और प्रतिबिंब उल्टा बना जाकर, तो माइनस का साइन यही चीज़ को दर्शाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये इसका व्यास कितना होगा। तो हमने m बराबर निकाल लिया 2/5। समझ गए आप? तो आपने m निकाल लिया और m को हमने आपको बताया था कि ये v/u होता है, मतलब कि प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहाँ पर दिया क्या गया, यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर जो दिया गया है
वो दिया गया वस्तु का एक समाकली का हाइट मान लीजिए, तो 5 बराबर आपको 10 दिया गया, 5 बराबर 10, तो 1 बराबर 2 आ गया। अगर 1 बराबर 2 आ गया तो 2 बराबर 4 आ जाएगा, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो 4 सेंटीमीटर व्यास का बनेगा। इससे तुलना करने पर हमें यह मालूम चलता है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते थे। 7वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कार्बन यौगिक जो केवल एक बंध द्वारा जुड़े होते हैं वे किस रूप में जाने जाते हैं। इसको सब कुछ आपको बताने का प्रयास करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका एलिफैटिक होता है और एक आपका एरोमेटिक होता है, समझिएगा, ठीक है। अब एलिफैटिक भी 2 प्रकार से होते हैं, एक आपका सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड मतलब कि संतृप्त और अनसेचुरेटेड मतलब कि असंतृप्त। अब सेचुरेटेड में देखिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन आते हैं और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, मतलब एल्कीन और एल्काइन आते हैं। और एरोमेटिक में जो भी बंध संरचना जैसे कि बेंजीन हो गया, तो इस प्रकार की संरचना जो होती है, बंध संरचना जो होती हैं वो एरोमेटिक में आती हैं और खुली संरचना एलिफैटिक में आती हैं। और एलिफैटिक की बात करेंगे तो उसमें सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड दोनों पार्ट्स में होता है। सेचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड आते हैं और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, एक बंध वाले किस रूप में जाने जाते हैं, तो एक बंध वाले संतृप्त यौगिक के रूप में जाने जाते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड के रूप में जाने जाते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। देखिए 8वां क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी आपको बताना है। तो देखिए जब भी अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस से आए तो आपको ये बात याद रखनी है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, लिखा जाएगा प्लस में, लेकिन जब आप फार्मूले में रखेंगे तो उसे माइनस में आपको रखना है, ठीक है। अगर उत्तल लेंस में लिखा जाएगा तो पॉजिटिव ही होती है। और आपको एक चिन्ह परिपाटी का और भी ध्यान रखना है। अगर ये अवतल लेंस की बात कर रहा है तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है और लेफ्ट साइड में हमेशा चिन्ह परिपाटी माइनस होती है। अगर प्रतिबिंब राइट साइड में बन रहा है तो ये प्लस में होगा, अगर प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बन जा रहा है तो वो भी माइनस में होगा, समझ गए आप। तो वस्तु को अगर ये 60 सेंटीमीटर में रख रहा है तो वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है। जब आप फार्मूले में यहाँ पर u की जगह पर अगर आप 60 रखेंगे तो उसे -60 करके आपको रखना होगा। अगर v आपका माइनस में निकल कर आता है इसका मतलब है जो प्रतिबिंब है आपका वो इसी साइड बन जा रहा है और इस साइड बन जाएगा तो आभासी बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब को बनना चाहिए उस साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बन गया है तो वो आपका माइनस में बनेगा, चिन्ह में आएगा और आभासी बनेगा, समझ गए आप लोग। तो इसी प्रकार से पहले हम लोग फार्मूले को लगाकर देखते हैं कैसा क्या हमारा यहाँ पर चित्र बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है फार्मूला लेंस का फोकस दूरी निकालने का। आपसे पूछ के आ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब आपसे v पूछ रहा है, तो v को हम लोग इधर ही रखते हैं, 1/v बराबर 1/f और प्लस में 1/u आ जाएगा इधर को, समझ गए आप। अब ये अवतल लेंस की बात करेगा तो इसकी फोकस दूरी माइनस होगी, माइनस का 1/30 लिख लीजिए। फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है। वहीं पर अगर प्रतिबिंब वस्तु की दूरी की बात करेंगे तो 7 सेंटीमीटर है और वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में रखी जाती है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसे हमको माइनस में रखना पड़ेगा। अब इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा, 30 दूना 60, 2 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो माइनस का 3/60 बन जाएगा बराबर 1/v के। तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 60/3 और अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। माइनस का 20 आ गया, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन में लिखा गया है। तो अगर माइनस का 20 आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने वस्तु को रखा था इस साइड में और प्रतिबिंब भी इसी साइड में बन गया। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था और प्रतिबिंब बन गया जाकर के यहाँ पर, तो इसका मतलब है आभासी बनेगा। तो 20 सेंटीमीटर तो सही होगा, माइनस का आभासी भी होगा, और अगर लेफ्ट साइड में ही बन रहा है तो सीधा ही बनेगा। सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ करके सारे क्वेश्चन को हल करना है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपसे ये कह रहा है कि 5 ओम के एक प्रतिरोध से 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 10 ओम के एक अन्य प्रतिरोध से
प्रवाहित धारा की मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपसे श्रेणी क्रम की बात किया है, तो हम लोग श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, दो प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। पहला प्रतिरोध हो गया और ये दूसरा प्रतिरोध हो गया। एक प्रतिरोध ये 5 ओम का है और एक ये कह रहा है 10 ओम का है। तो श्रेणी क्रम में आपको मालूम है धारा जो होती है वो समान होती है। जैसे आई यहाँ पर गई तो आई यहाँ पर भी निकलेगी और आई यहाँ पर भी निकलेगी। तो श्रेणी क्रम की खास बात ये होती है कि धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज जो होता है वो असमान होता है। इसलिए आपसे ये पूछ रहा है कि 5 ओम के एक प्रतिरोध में 6 एम्पियर की यदि धारा गई है तो वो 10 ओम के साथ में अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो उसकी धारा भी 6 एम्पियर की होगी, क्योंकि आई का मान चेंज नहीं होता है श्रेणी क्रम में। सही ऑप्शन क्या होगा, 6 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर से, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किस उपकरण का उपयोग जो है विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए अगर मान लीजिए धारा जा रही है अपनी स्पीड से, तो धारा को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग प्रतिरोध उसके बीच में लगाते हैं। और अगर प्रतिरोध को हमको कम ज़्यादा करना है तो प्रतिरोध के लिए क्या लगाएंगे, रियोस्टेट लगा देंगे वहाँ पर। तो रियोस्टेट क्या करेगा, प्रतिरोध को कम ज़्यादा करेगा। जैसे आपको मोटर चलानी है, हीटर चलाना है, ओवन चलाना है, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा करंट की आवश्यकता है, तो हम लोग कम प्रतिरोध लगा देंगे, रियोस्टेट से इसको मैनेज कर देंगे कि कम प्रतिरोध हो जाए। अगर हमको पंखा चलाना है और सिर्फ बल्ब जलाने हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को ज़्यादा कर देंगे ताकि धारा का मान वहाँ पर कम पहुँचे। तो इस यंत्र का नाम है रियोस्टेट, जो कि प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अमीटर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अमीटर का इस्तेमाल हम लोग धारा को मापने के लिए करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक काम करता है कि उसमें धारा जा रही कि नहीं जा रही है उसको देखने का काम करता है। और वोल्टमीटर वोल्टेज नापने का काम करता है। तो सही ऑप्शन होगा रियोस्टेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में डुबोए जाने पर कोई क्षण पात्र के अंतरा पृष्ठ पर चिपटी हुई प्रतीत होती है, तो यह एक किसका उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन है आज का ये। जब आप जानते हैं किसी, मान लीजिए आपने टब में एक छड़ डाल दिया, अगर उसके अंदर पानी भरा हुआ है तो वो छड़ आपको थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आती है। जैसे आपने सीधी डाली तो वो टेढ़ी थोड़ी आपको नज़र आती है। तो ये काम किसका होता है, प्रकाश के अपवर्तन का होता है। और वो छड़ जो है अगर थोड़ी मोटी है तो चिपटी भी आपको नज़र आएगी। समझ गए आप। तो सही ऑप्शन होगा प्रकाश का अपवर्तन का। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्रकाश के अपवर्तन से कि तारों का टिमटिमाना जो है वो भी प्रकाश के अपवर्तन में आता है। ठीक है, तारे जो टिमटिमाते हुए आपको नजर आते हैं, वास्तव में तारे जो हैं वो स्थिर रूप से रखते हैं, लेकिन वो प्रकाश की इतनी लेयर बीच में होती हैं कि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो वो तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन है। और अगर हम कोई छड़ को डालते हैं वो टेढ़ी आपको नजर दिखे या फिर चिपटी हुई आपको नजर आए तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन का ही एक कारण है। नेक्स्ट देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विद्युत मोटर में निम्नलिखित में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित की जाती है। उत्क्रमित मतलब कि उल्टी की जाती है। विद्युत मोटर में जब आप कुंडली को देखेंगे तो वहाँ पर कुंडली को घुमाने के लिए अपने अक्ष में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं। ये यंत्र होता है, इसका काम यही होता है कि जैसे कुंडली को घुमाने के लिए धारा को तुरंत उल्टा कर देता है। तो विभक्त विलय ये आपको याद करना पड़ेगा। जब आप कुंडली पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिससे विद्युत मोटर चलती है, कुंडली बार बार घूमने लगती है, तो धारा की प्रवाह की दिशा को बार बार ये घुमाता है विभक्त विलय, इसी से मोटर हमारी चलती है। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, जूल के तापन प्रभाव मतलब कि जूल का जो हीटिंग इफेक्ट है उसके कारण जो उत्पन्न ऊष्मा H है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है। जूल के हीटिंग इफेक्ट का आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए। H बराबर क्या होता है, H बराबर I² RT के होता है। समझ गए आप, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो H जो है आपसे धारा के बारे में पूछा जा रहा है ना, H जो है धारा के वर्ग के बराबर है, अनुक्रमानुपाती है। समझ गए। अगर प्रतिरोध की बात करेगा तो उसके भी अनुक्रमानुपाती है और यहाँ पर टाइम के भी अनुक्रमानुपाती है। समझ गए आप। तो धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, धारा ही आपसे पूछा गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन, धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है H। समझ गए आप। ये फार्मूला आप कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है,
इसमें आपसे पूछा जा रहा है निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, जल और बाह्य दल का क्या होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो निषेचन के बाद पौधों में क्या होता है, जैसे ही परागकण जो है पहुंच जाता है तो निषेचन की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, और जैसे ही निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो ये पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल और बाह्य दल ये सब झड़ करके गिर जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, ये पुष्प के हमारे भाग है। जैसे कि पुष्प बना है ना, तो ये वर्तिकाग्र है ऊपर वाला, और नीचे वाला यहाँ पर वर्तिका है। ये पुंकेसर होता है इसमें, और इसके बाद यहाँ पर ये बाह्य दल है और ये दल है। ठीक है, तो जब भी ये पूरा परागण की क्रिया होती है और निषेचन हो जाता है तो ये हमारा वर्तिकाग्र जो है, वर्तिका जो है, पुंकेसर जो है, बाह्य दल जो है, दल जो है, ये सब मुरझा करके गिर जाते हैं। सिर्फ इसमें जो चेंजमेंट होता है वो अंडाशय में होता है। अंडाशय जो इसका है वो आपका फल में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अंडाशय भित्ति जो है वो फल भित्ति में चेंज हो जाती है। बीजांड जो है इसका है वो बीज में चेंज हो जाता है। लेकिन ये आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इन 4-5 चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल, बाह्य दल, इनका क्या हो जाता है, ये सब मुरझा करके गिर जाते हैं। कहाँ पर ऐसा लिखा गया है, लास्ट वाले ऑप्शन को देखिए, बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि बाह्य दल जो है ना, बाह्य दल के अलावा वे सब झड़ जाते हैं। वे सब मतलब कि ये सब झड़ जाते हैं जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है। क्या स्थायी हो सकता है, बाह्य दल जो है वो कुछ पौधों में बच जाता है। जैसे कि मिर्च में जो होता है ना, मिर्च में ये आपका बाह्य दल जो होता है वो झड़ता नहीं है, मिर्च में लगा रहता है, और बाकी सब जगह में आप देखते होंगे तो ये बाह्य दल भी गिर जाता है। इसलिए कह रहा है कि बाह्य दल के अलावा वे सब झड़ जाते हैं जो लिख रहा है बाह्य दल के लिए, जो कुछ पौधों में स्थायी हो सकता है, जो मतलब कि कुछ पौधों के लिए वो बचा रह सकता है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये पुष्प के भाग हैं, इन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा, इनसे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्लेमाइडोमोनस जो है वो एक कोशिकीय शैवाल है जो कि जल में रहते हैं, तो वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो एक कोशिकीय जो शैवाल हैं वे कैसे श्वसन प्राप्त करते हैं, अमीबा की तरह करते हैं। अमीबा की तरह विसरण के द्वारा घुलित ऑक्सीजन जो है उसे अवशोषित कर लेते हैं, फैल जाते हैं, विसरण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को लेकर के अवशोषित कर लेते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा हमारा पहला वाला, वे अमीबा के तरह विसरण के द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर हमें किसी तत्व की संयोजकता देखनी है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसे हमने कार्बन को ले लिया, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बाह्यतम कोश जो होता है वही डिसाइड करता है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अगर 4 हैं तो अष्टक के पालन के लिए इसे 4 की और आवश्यकता है, या फिर ये 4 छोड़ दे या 4 ले ले तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। समझ गए आप। तो K और L तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कोई कई तत्वों में K होगा, कई तत्वों में L होगा, कई तत्वों में KL MN इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से तो आप कह नहीं सकते हैं, तो बाह्यतम वाले को ही आपको सही करना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है। बताइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 17वां क्वेश्चन है। 4 रिएक्शन इसमें आपको दी गई हैं। द्विविस्थापन मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट जहां पर आपको नजर आए। पहले वाले ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो अगर हम इन्हें डिसाइड कर लें 1 2 3 4, Na जो है ये प्लस में होगा, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है। 1 2 3 4 से डिसाइड कर लें तो हम लोग याद रखते हैं क्या है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पर 14 32 का नियम लगेगा। मतलब कि 1 4 के साथ मिल जाएगा
और 3 जो है वो 2 के साथ मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये क्रिया हो रही है। पहली वाली देखिए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन जो होगा वो पहला वाला होगा। चाहे तो आप प्लस और माइनस साइन से देख लीजिए, या फिर अगर आपको 14-32 वाला नियम से अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कर लीजिए। पहले को चौथे से मिला दीजिए, तीसरे को दूसरे से मिला दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया हो रही है। समझ गए आप लोग? तो इसमें पहले वाले ऑप्शन में हो रही है। बाकी तो कहीं जगह पर देखिए, कहीं पर हीट निकल रही है, कहीं पर ये आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, कहीं पर ये मिलन हो रहा है। ठीक है, तो बाकी इसी जगह पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है, क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच में कोई दृश्य भिन्नता होती है? ये आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमारे में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और ये 23 जोड़े जो होते हैं वो 22 प्लस एक्स, मनुष्य की बात करेंगे, अगर मानव अगर मेल की बात करेंगे तो 22 प्लस वाई, ये सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई होते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा, क्या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो ऐसा कोई दृश्य भिन्नता नहीं होती कि आप देख करके जान जाएं कि ये एक्स वाला है कि ये वाई वाला है। तो इसमें आप नहीं में सही करेंगे। नहीं, उनके आकार और गतिशीलता में कोई भी अंतर नहीं होता है। तो आप ऐसे नहीं देख करके जान सकते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। समझ गए आप? एक्स और वाई में आप आकार और गतिशीलता से इसमें आपको अंतर का पता नहीं लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके पहले भी ये देखिए क्वेश्चन आया था, जब हमने आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम बताया था। तो वहाँ पर हमने ये बताया था आपको कि जब भी आपसे बाएं हाथ के नियम की बात करेगा तो वहाँ पर विद्युत मोटर की चर्चा करेगा। तो यहाँ पर सही होगा बाएं हाथ का, नहीं, बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम लगेगा। ये लास्ट वाले ऑप्शन में है, तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर के लिए लगेगा। और अगर बात करेंगे जनरेटर के लिए, जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताई भी थी। ठीक है, इसको अभी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर में लगेगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो है वो मोटर के लिए लगेगा। समझ गए आप लोग? इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl में पानी अगर आप मिलाते हैं तो क्या होता है? नमक जो है पानी में घुल जाता है, तो वो विलयन क्या नाम होगा? लवण और जल का विलयन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उससे कुछ बनता थोड़ा नहीं है, वो तो एक प्रकार से उसका लवण जलीय विलयन हो गया। तो दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार आपको बताना है। सबसे पहले आपने 2 दर्पण पढ़े हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ठीक है, तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण में वास्तविक चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, और ये आभासी की आपसे बात कर रहा है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण सही होगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हमको लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है, और इसने अत्यधिक छोटा की बात की है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार उत्तल दर्पण को बना करके देख लेते हैं कि हमको किस स्थिति में जो है अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब मिलेगा। वो भी कैसा मिलेगा? आभासी मिलेगा। आभासी तभी मिलेगा जब दर्पण के पीछे बनेगा। तो यदि हम वस्तु को अनंत पर रख दें, तो अनंत पर रखेंगे तो यहाँ फोकस जाकर बनेगा, एक किरण इधर से जाएगी इधर से, तो फोकस के बाद में बहुत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा। वो किस दर्पण में बनेगा? उत्तल दर्पण में बनेगा। ये उत्तल दर्पण का ही तो चिन्ह है ना, तो ये उत्तल दर्पण। और अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वो अत्यधिक छोटा बनेगा। और आभासी मैंने बता दिया, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी बनेगा। दर्पण के अगर लेफ्ट में बनेगा तो वो वास्तविक बनेगा। वो किस में बनता है? वो अवतल दर्पण में बनता है। इसलिए इसमें जो आपसे पूछा गया था उत्तल दर्पण, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में आती हैं तो उनका रंग बदल करके क्या हो जाता है? इसमें भी वही नियम लगेगा, सक्रियता का नियम लगेगा। क्या कह रहा है? लोहे की कील मतलब कि Fe जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम डालते हैं तो ये Fe जो है कॉपर को भगा देता है। मैंने बताया ना, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा
वो उसको हटा देगा उस जगह से, तो अपना स्वयं का विलयन बना लेता है। Fe स्वयं बना लेता है SO4 के साथ मिलकर के, कॉपर को अलग कर देता था। तो पहले इसका कलर जो नीला था विलयन का, जब इसमें कील डाल देंगे लोहे की, क्योंकि लोहा जो है Fe है, तो लोहे की कील डाल देंगे तो लोहे का विलयन बन जाएगा, और वो किस कलर का होता है? भूरे कलर का होता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है, ये कॉपर को अलग कर देगा। तो इसमें भी अब क्रियाशीलता का सिद्धांत लगेगा, नीला से भूरा हो गया, क्योंकि फेरस जो है ज़्यादा शक्तिशाली है कॉपर से। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए हमारा ये 23 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा। इस सेट में 23 ही क्वेश्चन साइंस के मिले हैं। इसके पहले के दोनों सेट में 25-25 क्वेश्चन मिले थे, तो 20 से 25 के बीच में रेलवे ग्रुप डी 2022 में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सीरीज आपके लिए स्टार्ट किए हैं, आप लोग बेहतर से बेहतर इसको करने का प्रयास करिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें देखिए लिखा गया है कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन के अणु वाले पाइरुवेट में विघटन होता है, कोशिकांग में घटित होता है। किस कोशिकांग में घटित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन का जो पहला चरण है वो कहाँ पर घटित होगा? वो होगा कोशिका द्रव्य में, और नेक्स्ट जितने चरण होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कोशिका द्रव्य। तो चलिए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो कैसे होता है। जैसे ये ग्लूकोज है 6 कार्बन अणु वाला है, तो पहली स्टेज जो है, पहला चरण जो है वो कोशिका द्रव्य में होता है, जिसमें पाइरुवेट बनता है, ठीक है, 3 कार्बन वाला अणु प्लस ऊर्जा बनती है। अब इसके बाद की 3 अवस्था होती हैं। जैसे हमारे शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बना लेता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन का अभाव है तो यही पाइरुवेट जो है हमारी पेशियों में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा 3 कार्बन वाला अणु बनाता है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ईस्ट के रूप में है तो ये एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा बना लेता है। तो पहला इसने पहला चरण पूछा ना, प्रथम चरण किसकी उपस्थिति में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, 3 कार्बन वाला अणु बनता है। ये रिएक्शन आप लोग को हमेशा ध्यान में रखनी है, इससे कई क्वेश्चन बनेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला चरण पूछेगा तो कोशिका द्रव्य सही करिएगा। अगर नेक्स्ट चरण की बात करेंगे तो फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के वो तीनों चरण आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये हमारे 23 क्वेश्चन की सीरीज थी। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे।